हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े थे इकोनॉमिक्स के बारे में, बिफोर इंडिपेंडेंस के बारे में। और आज का क्लास 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इनकम। ठीक है, चलो शुरू कर दें। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के उन भारी भरकम शब्दों को डिकोड करते हैं जो किसी देश की असली संपत्ति और एक आम इंसान के जीवन स्तर को तय करते हैं। अक्सर अर्थशास्त्र की ये शब्दावलियां काफी कंफ्यूजिंग लगती हैं, राइट? लेकिन आज हम इन्हें बिल्कुल आसान और दिलचस्प बनाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हमारे आज के रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे जीडीपी के कॉन्सेप्ट से, फिर जीएनपी के ग्लोबल दायरे को समझेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि कैसे डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास इसमें शामिल होता है, व्यक्तिगत संपत्ति कैसे मापी जाती है, और अंत में राष्ट्रीय संपत्ति की पूरी गणना को गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की, और समझते हैं कि किसी इकोनॉमी की सीमाएं आखिर कैसे तय होती हैं। जीडीपी की किताबी परिभाषा में दो शब्दों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, बाउंड्री यानी सीमा और डोमेस्टिक यानी घरेलू। असल में यह हमें याद दिलाता है कि जीडीपी केवल उन्हीं फाइनल गुड्स और सर्विसेज को गिनता है जो एक तय समय के अंदर देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर बनी हो। इसमें बीच में बनने वाली यानी इंटरमीडिएट चीजों को नहीं गिना जाता, ताकि किसी भी चीज की डबल काउंटिंग ना हो जाए। और यहीं पर नॉमिनल और रियल जीडीपी का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, नॉमिनल जीडीपी को मौजूदा साल की कीमतों पर कैलकुलेट किया जाता है, जो थोड़ा भ्रामक हो सकता है क्योंकि इसमें महंगाई भी छिपी होती है। इसके ठीक उलट रियल जीडीपी बेस ईयर यानी आधार वर्ष की कीमतों का इस्तेमाल करती है। तो अगर हमें बिना महंगाई के भ्रम के इकोनॉमी की असली ग्रोथ देखनी है तो रियल जीडीपी ही सबसे सटीक और बेस्ट तरीका है। घरेलू सीमाओं से आगे बढ़कर अब अर्थव्यवस्था की तस्वीर को थोड़ा ग्लोबल नजरिए से देखते हैं और बात करते हैं जीएनपी की। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसी देश की भौगोलिक सीमाओं को नहीं देखता। इसका पूरा फोकस देश के नागरिकों और उनके बिजनेसेस पर होता है, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। एक तरह से यह मापता है कि किसी देश का टैलेंट ग्लोबल लेवल पर कितना इकोनॉमिक योगदान दे रहा है। इसे इस सीधे साधे फॉर्मूले से समझा जा सकता है, जो घरेलू बाउंड्री और ग्लोबल स्टेज के बीच एक गणितीय पुल बनाता है। जीएनपी निकालने के लिए हमें बस अपनी जीडीपी में विदेशों से मिलने वाली शुद्ध कारक आय यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ना होता है। मतलब हमारे नागरिक बाहर जो कमा रहे हैं उसे जोड़ दीजिए और विदेशी नागरिक हमारे देश में जो कमा रहे हैं उसे घटा दीजिए। एकदम सिंपल। अब इन बड़े बड़े नंबरों में थोड़ी सी असलियत का तड़का लगाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा के लिए नई तो नहीं रहती है ना। उपभोग और निवेश के लिए सच में कितनी संपत्ति मौजूद है, ये जानने के लिए हमें वक्त के साथ मशीनों और पूंजी में होने वाली टूट फूट का हिसाब रखना ही पड़ता है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसी आम टूट फूट को डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहा जाता है। डिप्रिसिएशन को घटाने से जो नतीजा सामने आता है वो काफी दिलचस्प और सरल है। जब हम ग्रॉस या सकल आंकड़ों में से इस डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमें एकदम नेट या शुद्ध आंकड़े मिल जाते हैं। जैसे जीएनपी से डेप्रिसिएशन घटाने पर नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी मिलता है और जीडीपी से घटाने पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी। सच कहें तो यही हमें इकोनॉमी की लंबी उम्र और सेहत की असली तस्वीर दिखाता है। राष्ट्रीय स्तर के इन बड़े पैमानों को समझने के बाद चलिए अब बात करते हैं एक आम इंसान की और देखते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति को कैसे मापा जाता है। जब इस विशाल राष्ट्रीय आय को देश की कुल आबादी से डिवाइड किया जाता है तो हमें प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम मिलती है। ये हमें बताती है कि औसतन एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, जो सीधे तौर पर वहां के जीवन स्तर को तय करता है। अलग अलग जगहों की समृद्धि की तुलना करने का ये एक शानदार तरीका है। अब पर्सनल इनकम या व्यक्तिगत आय में वो सारा पैसा शामिल होता है जो लोगों को सैलरी, मुनाफे या किराए जैसी जगहों से मिलता है। लेकिन सरकार को टैक्स देने के बाद जो पैसा हमारे पास बचता है उसे अलग से समझना बहुत जरूरी है। और यहीं एंट्री होती है डिस्पोजेबल इनकम या प्रयोज्य आय की। और सच कहा जाए तो हम नागरिकों के लिए यही सबसे बड़ी वास्तविकता है। डिस्पोजेबल इनकम का सीधा सा मतलब है सारे डायरेक्ट टैक्स चुकाने के बाद सचमुच में हमारे हाथ में बचने वाला पैसा, जिसे हम बेझिझक खर्च कर सकते हैं या बचा सकते हैं। बाजार में किसी चीज की डिमांड कितनी होगी, ये इसी आंकड़े पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। तो फाइनली
पर्दे के पीछे चलते हैं और समझते हैं कि अर्थशास्त्री आखिर इन विशाल राष्ट्रीय आंकड़ों की कैलकुलेशन करते कैसे हैं। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 मान्यता प्राप्त तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं: इनकम मेथड, प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इनमें से हर एक तरीका हमारी इकोनॉमी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से मापता है। इनकम मेथड की बात करें तो इसमें इकोनॉमी की कुल संपत्ति निकालने के लिए कर्मचारियों की सैलरी, किराया, मुनाफा और विदेशों से मिलने वाली नेट इनकम को एक साथ जोड़ा जाता है। मतलब इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि उत्पादन में लगे हर हिस्सेदार ने मिलकर कुल कितनी कमाई की है। अब आते हैं सबसे व्यापक और डिटेल वाले तरीके पर, जो है एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि। इस तरीके में हम उन सभी खर्चों को जोड़ते हैं जो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में फाइनल गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए किए गए हैं। इस फॉर्मूले को अगर टुकड़ों में बांटकर देखें तो राष्ट्रीय खर्च की ये जटिल कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाती है। कंजम्पशन या उपभोग, इन्वेस्टमेंट, सरकारी खर्च और नेट एक्सपोर्ट्स, इन सबको एक साथ मिलाने पर ही हमें मार्केट प्राइस के हिसाब से इकोनॉमी का पूरा साइज पता चलता है। इकोनॉमी के इस पूरे अल्फाबेट सूप को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उभर कर सामने आता है, जो सीधे एक आम इंसान की असल जिंदगी से जुड़ा है। क्या आसमान छूती जीडीपी वाकई में एक बेहतरीन जीवन स्तर की गारंटी दे सकती है अगर एक आम नागरिक की डिस्पोजेबल इनकम यानी हाथ में आने वाला पैसा बिल्कुल स्थिर रहे और ना बढ़े? इस सोच विचार में डालने वाले सवाल के साथ ही हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। इतनी गहराई से इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।